बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स वेक्टर्स एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 27 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिराइव की थी और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो एक प्रॉब्लम वो देखें, एग्जांपल 1 है पेज नंबर 39 पे कि फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P एंड 4P एक्ट रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड्स AB, BC, CD एंड DA ऑफ ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड ए। ये एक स्क्वायर बोर्ड है, ये थोड़ा लॉन्ग नज़र आ रहा है आपको, इसको स्क्वायर लेना है आपने। तो इसके इन साइड्स के लॉन्ग ए बी डायरेक्शन का ख्याल रखना है, बी सी सी डी एंड डी ए यानी वन वे राउंड है, ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एंड forces each of magnitude 8 under root p act along the diagonals bd and ac। ये जो डायगोनल्स हैं bd इसके अलॉन्ग और ac इसके अलॉन्ग दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जिनके मैग्नीट्यूड 8 अंडर रूट 2p हैं, ये और ये। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए। और इस रिजल्टेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उसकी इक्वेशन हम जानते हैं, उसका डिस्टेंस लेना है हमने पॉइंट ए से। तो देखें इसका सोल्यूशन, टेक ए एज द ओरिजिन 0 0। हमने ये जो पॉइंट ए है इसको ओरिजिन पे ले लिया, and take AB and AD along x axis and y axis respectively। और इस ये जो स्क्वायर बोर्ड है इसकी स्क्वायर बोर्ड, हाँ, इसकी जो ये साइड्स AB और AD हैं इनको x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया। लेट R बी द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन सिस्टम, ये जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इनके रिजल्टेंट को R कह दिया। द रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ R along x and y एक्सिस R, along x एक्सिस जो रिजॉल्व पार्ट है वो x से डिनोट किया उसको P इंटू कॉज ऑफ ज़ीरो, ये एक्स एक्सिस के साथ ज़ीरो एंगल बना रही है फोर्स P। और ये जो फोर्स है 2P, ये देखें अब 90 का एंगल बना रही है, तो ये 90 का आ गया। 3P ये वाली जो फोर्स है ये 180 का एंगल बनाएगी ना, देखें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है ना, इस डायरेक्शन में है ऐसे, और ये फोर्स जो है ऐसे एक्ट कर रही है तो 180 का एंगल बन जाएगा। तो ये इसी तरह से जो अगली फोर्स है ये 4P वाली फोर्स, ये वाली, अब इसका एंगल कितना बनेगा, ये डाउनवर्ड ऐसे एक्ट कर रही है, तो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक 180 और फिर 90 यानी 270 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये उसका एंगल लिख दिया। अब जो दो डायगोनल्स पे फोर्सेस एक्ट कर रही थी, ये जो है 8 अंडर रूट 2P ये वाली AC के अलॉन्ग जो लग रही है, ये तो एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाएगी, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये स्क्वायर के है ना, तो स्क्वायर के डायगोनल जो हैं इस एंगल को बाइसेक्ट करती हैं, स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो आपस में 90 का एंगल बनाती हैं ना, तो ये हाफ 45 होगा। प्लस 8 अंडर रूट 2P कॉज ऑफ 135 डिग्री। अब ये वाली जो फोर्स है इसकी बात हो रही है जो BD के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, इसका एंगल कितना बनेगा, यहाँ से देख लें कि यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो जाएगा, और ये अभी आपको बताया कि ये बाइसेक्शन जो होगी 90 डिग्री की, तो ये 45 होगा। तो 90 प्लस 45, ये 90 प्लस 45 इज 135 डिग्रीज। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यूज बस पुट कर दें, कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है, 270 पे 0 होता है, 45 पे 1 अंडर रूट 2 है, 135 पे -1 अंडर रूट 2 है। तो इनको सिंप्लीफाई किया तो x कंपोनेंट जो है वो -2p के इक्वल आ रहा है। इसी तरह y कंपोनेंट फाइंड किया, उसमें एंगल्स यही रहेंगे, बस साइन की जगह cos आ जाएगा, और उनकी वैल्यूज पुट करती, वो 14p आ रहा है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, ये वही पुराना टॉपिक, इसके हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र यानी -2p, ये जो आया था x कंपोनेंट इसका स्क्र, प्लस y जो 14p आया था उसका स्क्र, तो 200p स्क्र यानी 10 अंडर रूट 2p, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ये सॉल्यूशन का हिस्सा था, उसने कहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए। अब कह रहा है ये जो रिजल्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड इतना आया है, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका ए से डिस्टेंस निकालें। तो पहले लाइन ऑफ एक्शन जो है उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव की थी और उससे रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स भी किए थे। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज g इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ये कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स जो हैं ये रिजॉल्व पार्ट्स हैं, यही वाले ये रिजल्टेंट के अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए,
ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन में ये जो जी था, अगर आपको याद हो, ये ओरिजिन के अबाउट ही मोमेंट था, तो ये ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ए को ओरिजिन लिया हुआ ना, इसलिए मोमेंट अबाउट ए ले रहे हैं, यानी मोमेंट अबाउट ओरिजिन ले रहे हैं। तो मोमेंट क्या आएगा, ये देखें 8√2 PAE, ये वाली फोर्स है 8√2 P, ये जो बी डी के अलॉन्ग लग रही है, इसका ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है AE, ये आ गया। और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी ना, देखें ये ओरिजिन है, यहाँ पे जो अगर फोर्स एक्ट करेगी तो इसको देखें ऐसे घुमाएगी, +2P इंटू ए, ये फोर्स 2P है ये वाली, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ए से, वो पॉइंट ए से वो ये है साइड AB, तो हर साइड जो है स्क्वायर की वो उसकी लेंथ A है, ये लिखा हुआ है। तो उसका मोमेंट आर्म A आ रहा है, और जो 3P फोर्स है ये वाली, इसका भी मोमेंट आर्म जो बनेगा वो A ही बनेगा, यानी साइड AD के इक्वल होगा। और बाकी जो फोर्सेस हैं, ये P फोर्स ये A से पास कर रही है, 4P फोर्स ये A से पास कर रही है, और 8√2P वैली मैग्नीट्यूड वाली फोर्स जो AC के अलॉन्ग लग रही थी वो भी A से पास कर रही है। उनके मोमेंट्स जीरो हो जाएंगे, इसलिए वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। तो अब हमें ये जो फोर्सेस 2P और 3P थे, इनके मोमेंट आर्म्स तो पता है कि वो साइड्स ऑफ स्क्वायर के इक्वल थे, तो स्मॉल a ले लिया, उसको क्वेश्चन में गिवन था। अब ये हम AE की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल AEB, ये देखें AEB, कॉज ऑफ 45 डिग्री, ये 45 है ना, अगर 90 डिग्री आप यहाँ पे ले रहे हैं तो ये AB जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा, और 45 के साथ वाली जो साइड है AE ये बेस है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज AE ओवर AB। तो cos 45 पे 1/√2 होता है, AE की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और AB जो है वो साइड है स्क्वायर की, लिहाजा वो स्मॉल a के इक्वल होगा। तो AE जो है लेंथ वो कितनी आई, A ओवर√2, दिस वन। सो अच्छा, इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं ना आप, AE लेंथ निकालनी है, आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं ट्रायंगल ABC पे, देखें राइट ट्रायंगल है ना ABC, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC आपके पास आ जाएगा ना 2A² यानी √2A, तो AC को हाफ कर लें, √2A ओवर 2 करेंगे तो A/√2 आ जाएगा, तो जैसे आपको ईजी लगे। सो G किसके इक्वल आया, ये जो मोमेंट था इसमें AE हमें मालूम नहीं था, वो पुट कर दिया, A/√2 उसकी जगह पुट किया, तो √2 से √2 कैंसिल हो रहा है, तो 8PA + 2PA + 3PA ये मिलके हो गए 13PA। तो जी हमने फाइंड कर लिया जो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन में हमें चाहिए था। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं 13PA = x, और ये y कंपोनेंट है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग y एक्सिस, ये कैपिटल Y जो था उसकी वैल्यू 14P थी, वो पुट कर दी, -y इंटू कैपिटल X, और कैपिटल X जो है वो -2P था। तो यहाँ से क्या आ रहा है, P पूरी इक्वेशन में से कॉमन है, उसको कैंसिल कर दिया, तो 13A = 14x + 2y, जनरल फॉर्म में लिखें इसको तो 14x + 2y - 13A = 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, ये एक्चुअली रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन की इक्वेशन है। हमने इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो सेकंड ईयर में आपने सीखा था चैप्टर 4 में कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R। लेट D = डिस्टेंस ऑफ लाइन टू फ्रॉम A, जो कि हमारी डिमांड है क्वेश्चन की कि डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो है A से फाइंड करना है, वो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन आ गई है, तो D का क्या फार्मूला होता है, ये जो लाइन की इक्वेशन है इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सब 0 0 हैं, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 आ जाएगा, ऊपर ये चीज़ आ जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू में, नीचे क्या आता है A² + B²। एक्चुअली जनरल इक्वेशन होती थी AX + BY + C = 0 चैप्टर 4 में सेकंड ईयर। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AX1 + BY1 + C over A² + B² का स्क्वायर रूट, वेयर A इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड B इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ y आ गया, x कंपोनेंट यानी x1 जो है हमारा 0 है, y1 भी 0 है, नीचे A² + B² आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ रहा है 13A over 10√2, ये इतने डिस्टेंस पे होगा A से, जो इक्वेशन ऑफ जो लाइन ऑफ एक्शन आई है ना रिजल्टेंट की, वो A से यानी ओरिजिन से इस फासले पे होगी।
नेक्स्ट देखें, ये कुछ मजीद प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी बुक का। 3 forces P, Q are act along the sides BC, CA, AB respectively of a triangle ABC. Prove that P cos A plus Q cos B plus R cos C is equal to 0 if and only if the line of action of the resultant passes through the circumcenter of the triangle. यानी ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, दोनों साइड से प्रूव करना है कि अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ट्रायंगल के सर्कम सेंटर से पास करेगा, और कन्वर्सली अगर रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सर्कम सेंटर से पास करे तो फिर ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के, ये भी हम पहला कर रहे हैं कि लेट द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट पॉइंट O. So O is the circumcenter of the triangle. Circumcenter क्या होता है? The point of intersection of the right bisectors of a triangle. ठीक है, ये 3 राइट बाइसेक्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जो DO है, FO है और EO है। राइट बाइसेक्टर से मुराद है कि ऐसी लाइंस जो कि परपेंडिकुलर भी हों साइड से और बाइसेक्ट भी कर रही हों, उसको मिड पॉइंट से भी पास कर रही हों। Let R be the circumcenter of the circumradius of the circumcircle of triangle ABC. ये जो सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास करता है इसको सर्कम सर्कल कहते हैं, इसका रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। यानी O से, यानी इसके सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस OB ले लें, OC ले लें या OA ले लें, ये R के इक्वल है, ज़रा इक्वल होगा। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। Draw OD, OE, OF perpendicular to the sides BC, CA and AB respectively. ये वही राइट बाइसेक्टर्स ले रहे हैं क्योंकि सर्कम सेंटर जो था वो O था, वहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे साइड्स पे तो ज़ाहिर है वो बाइसेक्ट भी करेंगे साइड्स को। या आप इसको इजी भी कर सकते हैं। आप शुरू में जब आपने ये सेंटेंस लिखा है ना कि लेट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल मीट एट O, आप इसको यूँ भी लिख सकते थे कि यहाँ पे डिफाइन कर लें कि let OD, OE and OF be the right bisectors of triangle ABC which meet at point O, so O will be the circumcenter of the triangle। फिर यहाँ पे दोबारा आपको ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। अब देखें सिंस द एंगल, हाँ ये मशहूर थ्योरम आपके 10th क्लास में था शायद, सर्कल वाले थ्योरम्स में, कि सिंस द एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। यानी फॉर एग्जांपल ये कॉर्ड है ना इसका सर्कल का BC, ये सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बना रहा है वो ये है, ये देखें B और C, ये एंगल A बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो फिर डबल होगा इसका, ये जो बनेगा ना यहाँ पे जो एंगल बनेगा B और C से इस कॉर्ड से, तो ये वाला जो एंगल होगा ना ये फिर 2A होगा। ये लिखा हुआ है मेजर एंगल BOC जो है फिर वो 2 टाइम्स मेजर एंगल A होगा, इसका डबल होगा इस थ्योरम से। तो मेजर एंगल BOD फिर कितना होगा, इसका हाफ BOD, ये वाला, ये मेजर एंगल A के इक्वल होगा। तो अब एक्चुअली हमने ना यहाँ पे वेरिग्नान्स थ्योरम अप्लाई करना है आगे चल के, और हमें मोमेंट्स चाहिए। हम O के अबाउट मोमेंट्स लेंगे, तो इसलिए ये जो फोर्सेस लग रही है ना, P अलॉन्ग BC लग रही है, Q फोर्स लग रही है अलॉन्ग CA और R फोर्स लग रही है अलॉन्ग AB, तो इनके मोमेंट्स लेने हैं अबाउट O, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से हमें चाहिए होगा, इसलिए ये काम कर रहे हैं। फ्रॉम ट्रायंगल BOD, ये जो ट्रायंगल है BOD, इससे हम ये OD डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखें, एंगल यहाँ पे बन रहा है A, ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा BO जो कि R के इक्वल है, OB कह लें या BO कह लें, और ये OD जो है ये बेस होगी क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, ये एडजेसेंट साइड है, बेस है। तो cos A विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी OD ओवर OB। OD की वैल्यू हमें चाहिए और OB जो है वो तो सर्कम रेडियस हमने उसको डिफाइन कर दिया, यानी सेंटर से सर्कल के जो क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस, तो वो किसके इक्वल है, R के। तो OD की वैल्यू आई R cos A। बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हैं कि OE जो है ये वाला, OE अगर आप ट्रायंगल कंसिडर करें COE, तो OE इक्वल आ जाएगा R cos B के। इसी तरह OF जो है ये वाला, ये इक्वल आ जाएगा R cos C के। ठीक है, तो लेट R प्राइम हमने नाम रख दिया रिजल्टेंट ऑफ P, Q एंड R का। तो अब बारी बारी प्रूव करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ है ना। सबसे पहले सपोज किया कि अगर अभी
इस केस में गिवन हमें है p cos a प्लस q cos b प्लस r cos c इज इक्वल टू 0 और हम प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि r प्राइम जो है वो सरकम सेंटर से पास करेगा, यानी ये गिवन है और ये प्रूव कर रहे हैं अभी। तो बाय वेरिग्नन्स थ्योरम the moment of the resultant about O is equal to sum of moments of the component forces about O। ये वेरिग्नन्स थ्योरम जो हमने प्रूव किया था अर्लियर। तो r प्राइम इंटू डी, ये जो रिजल्टेंट है इसका O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका नाम d रख दिया, ये फिगर में शो किया हुआ है। तो दिस विल बी इक्वल टू p का मोमेंट अबाउट O। अब ये जो फोर्स p यहाँ पे लग रही है इसका मोमेंट जब लेंगे तो मोमेंट आर्म बनेगा OD, ये लिख दिया। फिर Q जो फोर्स है उसका O के अबाउट मोमेंट लेंगे तो उसका मोमेंट आर्म बनेगा OE, ये। और जो फोर्स R है उसका मोमेंट आर्म बनेगा OF। तो इन तीनों की वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। OD जो था वो R cos A के इक्वल है, OE जो है R cos B के इक्वल है और OF जो है वो R cos C के इक्वल है। तो राइट साइड से R कॉमन था, तो R प्राइम D इज इक्वल टू R टाइम्स P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C। अब हमने गिवन सपोज ये किया हुआ है कि P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो इसको अगर ज़ीरो रखें, इसको अगर हम ज़ीरो रखें तो R प्राइम D जो है R टाइम्स ज़ीरो यानी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि D जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट तो ज़ाहिर है ज़ीरो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, D ज़ीरो हो गया। D ज़ीरो होने का मतलब क्या है, इधर देखें, ये D ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था रिजल्टेंट का ओरिजिन से। ये अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसीलिए तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ज़ीरो होगा ना तभी। तो यही शो करना था हमने। दिस implies that R prime passes through O, the circumcenter of the triangle ABC. Conversely, अब उल्टा प्रूव करते हैं कि अब गिवन ये है कि R प्राइम passes through O और प्रूव ये करना है कि P cos A plus R Q cos B plus R cos C is equal to 0. अगेन बाय वेरिग्नन्स थ्योरम R प्राइम इंटू 0, अब क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो पास कर रहा है O से, तो ये जब O से पास करेगा तो इसका डिस्टेंस जो है O से वो 0 होगा, ज़ाहिर है मोमेंट आर्म 0 हो गया। तो P टाइम्स OD प्लस Q टाइम्स OE प्लस R टाइम्स OF वेरिग्नन थ्योरम पर अप्लाई किया है। O के अबाउट मोमेंट लिया तमाम फोर्सेस का और उसको सम कर दिया, तो R प्राइम इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं OD OE और OF की, और उनमें से R कॉमन लिया बिल्कुल ऊपर की तरह जैसे ऊपर किया था। R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय R, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C इज इक्वल टू 0। तो R चूंकि नॉन जीरो था ना, रेडियस है, तो उसे डिवाइड करने की इजाज़त है। तो ये देखें दोनों तरफ से प्रूव हो गया। आपकी बुक में शायद ये इफ़ के साथ है, तो अगर कोई एक चीज़ दी है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, तो वो वाला केस सिर्फ एक कर लेना है। यहाँ पे मैंने दोनों डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि थ्री फोर्सेस P Q R एक्ट अलोंग द साइड्स BC CA AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ABC, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। प्रूव दैट इफ, अब एहतियात से, इफ P secant A plus Q secant B plus R secant C is equal to 0, then the line of action of a resultant passes through the orthocenter of the triangle। कि अगर ये रिलेशन होल्ड करे तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर से पास करेगी। ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन देखें, लेट H बी द ऑर्थो सेंटर यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ये H है, ये अल्टीट्यूड्स हैं। C से परपेंडिकुलर ड्रा किया साइड AB पे, जो कि साइड AB को F पे मीट कर रहा है। अब F मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, जस्ट अल्टीट्यूड है, जस्ट परपेंडिकुलर्स ड्रा करने हैं। बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया साइड AC पे, जो कि साइड AC को E पे मीट कर रहा है, और A से परपेंडिकुलर ड्रा किया यानी अल्टीट्यूड ड्रा किया साइड BC पे, जो कि साइड BC को D पे मीट कर रहा है। इनका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपने पढ़ा था कि अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, सेकेंड ईयर में वेक्टर्स वाले चैप्टर में। तो since the angle between the lines is same as the angle between their perpendiculars, हाँ मशहूर थ्योरम है कि दो लाइंस के दरमियान जितना एंगल बन रहा हो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी उतना ही एंगल बनता है। सो मेजर एंगल BHD इज इक्वल टू C, इसको सीख लें। देखें ये जो BHD एंगल है
ये एंगल बन रहा है बी एच यानी बी ई और ए डी, इन दो लाइंस के दरमियान बन रहा है ना एंगल सी। ये देखें बी ई और ए डी के दरमियान एंगल बन रहा है। अब ये क्या चीज़ें हैं बी ई और ए डी? बी ई जो है वो सी ए से परपेंडिकुलर है और ए डी जो है वो बी सी से परपेंडिकुलर है। अब सी ए और सी बी इनके दरमियान एंगल देख लें, अब सी बन रहा था, लिहाजा इनके जो परपेंडिकुलर्स हैं बी ई और ए डी, इनके दरमियान भी एंगल सी ही बनेगा। Therefore, measure angle BHD is equal to C. Similarly, measure angle CHD, ये देखें CHD ये वाला एंगल। अब ये किस किस के दरमियान बन रहा है? CF और AD के दरमियान एंगल B बन रहा है। अब CF और AD क्या है? CF जो है वो साइड AB पे परपेंडिकुलर है और AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है। तो AB और BC के दरमियान एंगल B बन रहा था, तो इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी एंगल B ही बनेगा। सिमिलरली मेजर एंगल सी एच ई जो है CHE ये ए के इक्वल होगा। तो हमने एक्चुअली वेरिकन्स थ्योरम अप्लाई करना होता है। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, तो एच के अबाउट हम मोमेंट लेंगे, तो रिजल्टेंट का जो मोमेंट है वो इक्वल होता है सम ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। सो हमें जब मोमेंट्स लेने होंगे तो P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है H से वो HT बनेगा, Q का HE बनेगा और F का फोर्स R का HF बनेगा। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। उसके लिए देखें थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं कि फ्रॉम ट्रायंगल BDH ये राइट ट्रायंगल है, इसमें tan C हमने कंसिडर किया। हमें एक्चुअली जो टारगेट है वो ये HD ये लेंथ फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स P फ्रॉम पॉइंट H। तो इसके लिए क्या किया, tan अप्लाई किया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो सॉरी परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है C, तो परपेंडिकुलर BD ओवर बेस विच इज HD। तो यहाँ से HD की वैल्यू निकालें तो HD मल्टीप्लाई होगा tan C इधर आके डिवाइड होगा जो कि cot C बन जाएगा। तो HD इज इक्वल टू BD cot C। लेकिन HD की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आई है, इन टर्म्स ऑफ BD आया है। अब BD जो है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते क्योंकि ये जस्ट आल्टीट्यूड है, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, राइट बाइसेक्टर नहीं है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए बड़ी ट्रायंगल कंसिडर की है, ट्रायंगल BDA या ADB ये ट्रायंगल कंसिडर किया है। इसमें देखें कॉस बी लिया है, कॉस बी ये एंगल बी बन रहा है ना, तो कॉस बी किसके इक्वल होगा? बेस BD ओवर हाइपोटेन्यूज यानी AB ये वाला। अब ये जो साइड AB है, ये जो यूजुअल नोटेशंस होती है हमारी कि वर्टेक्स A के ऑपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल a होती है, वर्टेक्स B के ऑपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ स्मॉल b होती है और वर्टेक्स C के ऑपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ स्मॉल c होती है। तो ये जो साइड AB है ये एक्चुअली C है, स्मॉल c। तो BD की वैल्यू क्या आई? C cos B, ये देखें C cos B। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, BD की जगह ये देखें BD यहाँ पे था, तो HD किसके इक्वल आएगा? BD cos C था ना, तो BD की वैल्यू लगा दी C cos B इंटू cot C। अब cot C आपको पता है cos C ओवर sin C होता है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है बाय लॉ ऑफ साइंस, A ओवर साइन A, B ओवर साइन B और C ओवर साइन C ये इक्वल होते हैं। इनको लेट किया कि फर्ज करें ये किसी कांस्टेंट K के इक्वल है, तो यहाँ से स्मॉल c की वैल्यू, ये जो स्मॉल c नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू आएगी K साइन C, ये देखें K साइन C। इसको पुट कर दें इक्वेशन 2 में तो HD निकल आएगा, यहाँ पे K साइन C पुट करने लगे हैं, ये देखें K साइन C पुट किया तो साइन C से साइन C कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और हमारे पास बचेगा K टाइम्स cos B cos C, ये HD निकल आया। तो इसमें खास सिमेट्री है, देखें HD फाइंड कर रहे हैं ना, तो दोनों जो इसके एक्सट्रीम्स हैं आप इसकी साइड पे जो वर्टिसेस हैं वो वाले एंगल्स यूज हो रहे हैं। HD इज इक्वल टू K cos B cos C। इसी तरह से जब आप ये वाला एंगल से ये HE फाइंड करेंगे ना, तो वो आएगा K टाइम्स cos C cos A, K टाइम्स cos C cos A। और HF जब फाइंड करेंगे तो दोनों साइड्स वाले K cos A cos B इस तरह से आ जाएगा, K cos A cos B। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें जो मोमेंट आर्म्स चाहिए थे हमारे HD, HE और HF वो मिल गए। अब हम
अगली बात करते हैं। लेट आर प्राइम बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस पी क्यू आर। अब गिवन हमें ये है, इफ देखें किससे पहले जो इफ के बाद चीज़ होती है वो गिवन होती है। गिवन हमें ये है कि पी सिकेंट ए प्लस क्यू सिकेंट बी प्लस आर सिकेंट सी इज इक्वल टू 0, और हम प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि आर प्राइम passes through ortho center, जिसको हमने H कहा हुआ है। R prime passes through H, ये शो करना है। By Varigman's theorem, the moment of the resultant about H is equal to sum of the moments of component forces about H. तो R prime D, where D is the perpendicular distance of the line of action of R prime from H. ये जो ऑर्थो सेंटर है इसको यूजुअली H से ही डिनोट करते हैं। और P इंटू एच डी, पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच डी था, प्लस क्यू इंटू एच ई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस आर इंटू एच एफ, ये। तो एच डी, एच ई और एच एफ की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके, जो कि ये तीन थी। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये तीनों की वैल्यूज पुट की, इन सब में से के कॉमन था तो के कॉमन ले लिया। और अब हम सीकेंट बनाना चाह रहे हैं, तो दो दो कॉज मौजूद हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉज ए कॉज बी कॉज सी। इससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ये कॉज ए कॉज बी कॉज सी से डिवाइड हो गया। राइट हैंड साइड पे ये सब टर्म्स जो है अलग अलग डिवाइड होंगी। फर्स्ट टर्म जब कॉज ए कॉज बी कॉज सी से डिवाइड होगा तो कॉज बी और कॉज सी कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में कॉज ए बचेगा। ये सेकेंड टर्म में कॉज सी और ए कैंसिल हो जाएंगे, बी बचेगा डिनोमिनेटर में। थर्ड टर्म में ए और बी कैंसिल हो जाएंगे, कॉज सी बचेगा। तो P over cos A means P secant A. Q over cos B becomes Q secant B, and R over cos C is R secant C. ये जो डिवाइड हो रहे थे cos A cos B cos C, इनको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया ये इस तरह से। अब हमें गिवन ये है कि P secant A plus Q secant B plus R secant C is equal to 0। तो इसकी जगह जब 0 राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे, इस ब्रैकेट में 0 हो तो ये k cos A cos B cos C इंटू 0 बनेगा, तो राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी। R प्राइम D इज इक्वल टू 0, विच मीन्स D इज इक्वल टू 0। सो D इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि R प्राइम जो है उसका H से डिस्टेंस 0 है। वो कब 0 होता है, जब R प्राइम H से पास करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, R प्राइम पासिस थ्रू H, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ R प्राइम पासिस थ्रू H, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस तरह से था ये प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और है इससे रिलेटेड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।